कलम आराम नहीं अभ्यास कराती है, एक बार नहीं 100 बार कराती है। ठीक इसी तरह से मंजिल की राहें आराम नहीं अभ्यास कराती हैं, एक बार नहीं 100 बार कराती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम मंजिल में, एक ऐसा कार्यक्रम जो समर्पित है युवाओं और उनके सुनहरे भविष्य के लिए। तो आज भी हम आपके लिए एक रोचक विषय लेकर आए हैं जिसका नाम तो इतिहास है, लेकिन जिसका संबंध हमारे वर्तमान और सुनहरे भविष्य से है। यानी कि आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे, जानेंगे इतिहास विषय के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में और इससे जुड़े अवसरों के बारे में। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं इतिहास प्रवक्ता जो कि शिमला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौंच में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर प्रवक्ता, श्री निकाराम शर्मा जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे इतिहास विषय क्या है और इसकी महत्ता के बारे में। सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हमें मालूम है कि इतिहास प्राचीन समय में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनका अध्ययन है जी। प्राचीन समय में जो भी सभ्यताएं, समाज और संस्कृतियां थी उससे हमें परिचित करवाता है। अगर महत्व की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इतिहास अपने आप में एक ज्ञान का बहुत बड़ा समुद्र है जी। क्योंकि इतिहास में हम अतीत को समझने और उससे अपने प्रेजेंट को अच्छे से जानने और भविष्य के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है जी। इसके अतिरिक्त इतिहास हमें प्राचीन समय से लेकर वर्तमान मॉडर्न मिडिएवल समाज में जो भी हमारे बीच बड़े बड़े व्यक्तित्व रहे हैं उनसे परिचित करवाता है जी। और आज हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें वेद, पुराण है, उपनिषद है और यहाँ तक कि हमारे जो दो महाकाव्य हिंदू धर्म से संबंधित है जी। रामायण और महाभारत, उनसे संबंधित एक विस्तृत जानकारी हमें देता है। इसके अतिरिक्त अगर इसके महत्व की बात करें तो ये हमें रोज़गार के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन विषय है। जी। निकाराम जी, ये आपने बहुत खूब कहा कि जो समाज है वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा है, संस्कृति हमारी इतिहास से जुड़ी है और कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान है और आने वाला भविष्य भी इतिहास की अमिट छाप देखता है। तो ऐसे में अगर इतिहास विषय की ओर आएंगे और जानना चाहेंगे इसमें अध्ययन किस तरह का रहता है। देखिए मैम, इतिहास विषय की अगर बात करें तो इसमें अध्ययन के लिए बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज है। जैसे अगर इतिहास विषय को कक्षा में पढ़ाने की बात करें तो इसको कहानी के रूप में हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जी। जैसे कि एक इसके कोई भी विषय है इतिहास से संबंधित तो उसकी एक रोचक कहानी के माध्यम से हम इसको विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे और भी सोर्स है, जैसे कि कोई टीचिंग एड जिसमें कि मानचित्र के माध्यम से हम एक विषय को रोचक बना सकते हैं जी। और इसके अतिरिक्त जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे हम विद्यार्थियों का भ्रमण करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर हाल ही में अपने स्कूल जीएसएस भौंट की बात करूँ तो हमारा एक एजुकेशन टूर दिल्ली गया था जिसमें हम अपने विद्यार्थियों को जो है ना +1 2 के विद्यार्थियों को ले गए थे। तो इसमें हमने वहाँ पे जो भी भ्रमण किया वो मैक्सिमम हिस्टोरिकल प्लेसेस का किया। तो अगर विषय की बात करें तो एक प्रैक्टिकली जो चीज़ बच्चे देखते हैं उससे क्लास की अपेक्षा ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमने दिल्ली में हुमायूं डोम, कुतुब मीनार, अक्षरधाम टेम्पल, एस्कॉन टेम्पल, संसद भवन और बिरला मंदिर आदि ऐतिहासिक जो स्थानों का भ्रमण किया है उसमें जो जानकारी बच्चों ने वहाँ पे हासिल की है तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी उनके लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है याद रखने के लिए। तो विद्यार्थी जो भी प्रैक्टिकली देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा ही कुछ इतिहास से संबंधित जो चीज़ें विद्यार्थियों ने दिल्ली में देखी उससे बहुत कुछ उन्होंने सीखा था
और समझा था। तो इस तरह से, और दूसरी चीज़ें क्या है कि विद्यार्थियों में इतिहास या जो विषय आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं उसके संबंध में एक रुचि पैदा करना बहुत बड़ी अपने आप में एक सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि अगर रुचि विद्यार्थियों की बढ़ेगी तभी एक अच्छा शिक्षण हो सकता है। और सेकेंडली क्या है कि वन साइड कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक तानाशाह की तरह जो है ना, तिथियों को या कोई विषय जो आप कर रहे हैं तो एक साइड से ही आप ही बोल रहे हैं जी। अगर अच्छा शिक्षण बनाना है तो विद्यार्थियों को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बोथ साइड कन्वर्सेशन होना चाहिए, ना कि आप अपनी ओर से एक लेक्चर मेथड जो आप वर्बली बोल रहे हैं उसमें अगर विद्यार्थियों का कोई इंटरेक्शन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये शिक्षण के लिए अच्छा नहीं होगा। तो विद्यार्थियों की रुचि अगर विषय से संबंधित बनानी है तो उनके लिए जो है ना आपको उनको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो है ना, जो एक क्विज वगैरह है ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि बीच बीच में आप क्विज करवाते रहे, और तिथियां या कोई भी विषय है उसको जो है ना अच्छे से विद्यार्थियों के बीच में अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो एक अध्ययन के लिए बहुत बड़ा विषय जी। बहुत अच्छा आपने अनुभव अपने साझा किए, किस तरह से आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को कितने रोचक तरीके से आप पढ़ाते हैं, और जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं वो भी काफ़ी आपके अनुभव से सुनकर काफ़ी प्रेरित हो रहे होंगे। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया तिथियों का, कालखंड का, इतिहास विषय को हम देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं जो विद्यार्थी है कहीं ना कहीं उन्हें इसी तरह की समस्या रहती है, उन्हें इन तिथियों को याद करने में या जो कालखंड होता है उसको सही क्रमवार तरीके से याद करने में मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे में किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये सत्य है कि डेट्स वगैरह याद करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती है जी। लेकिन जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान भी होता है। तो इसमें कुछ ट्रिक्स है जो मैं अपने माध्यम से विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहूँगा जी। इसमें सबसे पहले तो विद्यार्थी अगर कहीं डेट्स वगैरह में फंसता है, उलझता है या उसको कठिनाई आती है तो सबसे पहले वो एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है जी। और इस समय सीमा के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को एक समय सीमा के आधार पर निर्धारित कर सकता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो विद्यार्थी 1915 से 1920 के बीच में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर सकता है जी। 1915 में अगर मैं गांधी जी से इसको कोरिलेट करूं तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे जी। और 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, 1918 में उन्होंने बारदौली आंदोलन में भाग लिया। इसके पश्चात उनसे रिलेटेड जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में रॉलेट एक्ट और 1920 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था जी। तो मैं समझता हूं कि इस समय सीमा को अगर निर्धारित करे बच्चे तो इसके माध्यम से वो तिथि को आसानी से याद कर सकते हैं जी। इसके पश्चात एक निमोनिक्स ट्रिक्स है जिसमें शब्दों और वाक्यांशों के माध्यम से कालक्रम को निर्धारित या निश्चित किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, पानी पी के, खाना खा के, चंदरी चली, घाघरा पहन के जी। तो इसमें बाबर जो मुगल सम्राट थे उनके जीवन से संबंधित ये सारी लड़ाइयाँ हैं जी। और पानी पी के, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। खाना खा के यानी कि खानवा की लड़ाई, बिल्कुल। चंदेरी की लड़ाई 1528 में और 1529 में घाघरा की लड़ाई। तो इस तरह से एक व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर वाक्यांशों या शब्दों के माध्यम से इस ट्रिक के माध्यम से भी डेट्स को याद रखा जा सकता है। इसके बाद अगर तीसरा एग्जाम्पल दूं तो इसमें विद्यार्थी जो जैसे उनका पर्सनल रूम होता है, स्टडी रूम, तो उसमें एक स्टडी टेबल पे वो चिट बनाकर डेट्स को लिख सकते हैं ताकि उनकी जो नज़रें हैं वो आते जाते बार या सोते उठते जागते बारी उस पर निरंतर पड़ती रहे। इसके पश्चात कमरे की दीवारें हैं उस पर भी चिट बनाकर उन डेट्स को लिखा जा सकता है। बिल्कुल। और कमरे का जो मेन दरवाज़ा है उस पर भी विद्यार्थी उन डेट्स को जो है ना लिख कर याद रख सकते हैं क्योंकि उसमें उनका ही आना जाना रहता है। तो विद्यार्थी इस चीज़ को
आसानी से जो है ना उन सारी चीज़ों को जो है ना अपने पर्सनल रूम में इस्तेमाल कर सकता है और इन ट्रिक्स को याद रख सकता है इस ट्रिक्स के माध्यम से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे विद्यार्थी कंटिन्यू इन महत्वपूर्ण डेट्स को नोट्स बनाकर भी लिख कर याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिनके माध्यम से विद्यार्थी इन डेट्स को, जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, इतिहास की जो तारीखें है, डेट्स है याद रखने में, तो इस तरह से जो है ना वो अपना इनका समाधान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम बचपन में देखा करते थे कि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी हम डेट्स को याद रखते थे। बिल्कुल, अपने दोस्तों के जरिए कालक्रम से जुड़ी है, ऐतिहासिक उससे जुड़ी है, तो उस तरह से भी हम उसको याद रख सकते थे। और एक शताब्दी को 4 भागों में बांट कर, जैसे 25-25 वर्ष की जो है ना उनको जो है ना रख के, इसके माध्यम से भी जो है ना वो इस ट्रिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा टफ है लेकिन इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे 0 से 25 वर्ष के बीच में जो है ना क्या क्या घटित हुआ, जैसे 1901 से 1925 के बीच में क्या क्या काल का कार्यक्रम रहा, क्या क्या उसमें जो है ना घटनाएं घटित हुई, तो उनको भी एक ट्रिक्स के माध्यम से जो है ना वो इस तरह से याद कर सकते हैं। जी निगाराम जी, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे होंगे वो ज़रूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया किस तरह से निमोनिक्स के माध्यम से हम बड़े बड़े कालखंड को या फिर तिथियों को याद कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानना चाहें, क्योंकि इतिहास विषय अपने आप में बहुत बड़ा और गहन विषय है, तो कौन कौन से जो पुस्तकें हैं विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पढ़ना लाभप्रद हो सकता है? जी देखिए, विद्यार्थी जीवन में पुस्तकों का अहम रोल रहता है। जी, जैसे विद्यार्थी +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या MA BEd करके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि विद्यार्थी सही पुस्तकों का चयन नहीं कर पाते जी, और वो अननेसेसरी बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, जिससे उनका समय बहुत नष्ट हो जाता है। जी, और इसके लिए आवश्यक है कि बहुत ही जो रिलेटिव, जो सब्जेक्ट रिलेटिव पुस्तक है उनको पढ़ा जाए। जी, जैसे कि अगर मैं इतिहास विषय की बात करूं, तो इतिहास में जो आगे कोई एग्ज़ाम या कोई भी बड़े प्रशासनिक स्तर की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज NCERT की 6 to 12 की जो पुस्तक है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसमें उनका जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाती है। इसके पश्चात बहुत सारी पुस्तकें हैं। मॉडर्न राइटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें बिपिन चंद्र पॉल, जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। जी, इसके पश्चात रोमिला थापर जी है, उन्होंने भी प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी है। BD महाजन है, सतीश चंद्रा जी है, उन्होंने मिडेवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बड़ी जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे, रामचंद्र गुहा है जिन्होंने महात्मा गांधी के बाद भारत नामक पुस्तक लिखी है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐतिहासिक हमारे राइटर भी रहे हैं, जिसमें कल्हण की राज तरंगिणी है, इससे भी हम इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद। जी, वेदों से हम इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुराण है, उपनिषद है, जी, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को एक रोचक विषय के रूप में जो है ना इसके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो ऐसी पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी इतिहास के विषय में दी गई है। जी, और वो इस विषय को एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय मानकर इसमें अपने लिए रोजगार के लिए बहुत बड़े साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। जी निगाराम जी, अवसरों की बात भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक विद्यार्थी स्कूली स्तर से बाहर निकलता है और इसी इतिहास विषय को लेकर आगे चलकर पढ़ना चाहता है, इसे समझना चाहता है, अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो किस तरह की डिग्री कोर्सेज रहते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो जैसे स्कूलिंग विद्यार्थी की कंप्लीट हो जाती है आफ्टर +2, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कि कोर्स करूं या कंटिन्यू आगे स्टडी करूं या क्या करूं। जी, तो इसमें अगर इतिहास विषय की मैं बात करूं तो विद्यार्थी के लिए आफ्टर +2 हिस्ट्री में बहुत स्कोप है। जी, जैसे कि +2 के बाद विद्यार्थी BA ऑनर्स और सिंपल BA हिस्ट्री में कर सकते हैं। इसमें BA ऑनर्स और BA में 3 तरह का विषय रहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में हम लोग प्राचीन काल में घटित घटनाओं
सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। और मिडेवल में 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी का तो जो इतिहास है उसके संदर्भ में जो यूरोप और भारत का जो इतिहास है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं जी। और इसके अतिरिक्त जो मॉडर्न है वो 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक के इतिहास की जो है ना हम लोग अध्ययन उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके पश्चात पीजी कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन हो सकता है और इसमें भी हिस्ट्री में इसी तरह से जो पीजी है वो 3 विषय में हो सकती है जिसमें एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न विषय रहते हैं जी। और इसके अतिरिक्त एक एमएससी इन ग्लोबल हिस्ट्री जिसमें संपूर्ण जो विश्व है उसके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी विद्यार्थियों के लिए जो है ना एक इतिहास विषय में आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पीजी एक आफ्टर ग्रेजुएशन एक सोर्स रहता है और इसके पश्चात हिस्ट्री इन इकोनॉमिक्स जो है ना इसमें भी कर सकते हैं, विषय में भी कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक हिस्ट्री होता है उसमें भी जो है ना वो पीजी कर सकते हैं। तो उनके पास जो है ना बहुत एक स्कोप है कि वो इस तरह से जो है ना एक आफ्टर +2 हिस्ट्री विषय में शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। जी। तो अगर शिक्षण संस्थानों की ओर हम आएँ तो कौन कौन सा शिक्षण संस्थान जो है वो लाभप्रद हो सकते हैं? जी मैम, तो शिक्षण संस्थानों में अगर देखा जाए तो अगर हिमाचल स्तर की बात करें तो हिमाचल में जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो समरिल में है जी। उसके पश्चात एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में भी है जी, शाहपुर में। वहाँ से भी हिस्ट्री के संबंध में बहुत सारी डिग्रियाँ पीजी वगैरह की जा सकती है जी। इसके पश्चात एक सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो अभी पीछे लेटेस्ट जो मंडी में खुली है वहाँ पे भी जो है ना इस इतिहास विषय से संबंधित जो है ना पीजी या स्नातक डिग्री जो है ना बीए कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम निजी इंस्टीट्यूशन की बात करें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी हमारे पास हिमाचल में जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ से भी जो लोग इस तरह का जो है ना डिग्री या डिप्लोमा निजी संस्थानों से भी इस तरह का वो डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं। और दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें जी, अगर दूरस्थ शिक्षा की बात करें मैम तो उसमें इग्नू और आइसडोल से जो है ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि कईयों स्टूडेंट इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना होने के कारण कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाते। तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा जैसे आपने बात की बहुत अच्छी बात की है। इग्नू और जो आइसडोल का जो शेड्यूल रहता है उसके माध्यम से वो जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एमए है या स्नातक डिग्री बीए है, बीए ऑनर्स है या इसके अतिरिक्त कुछ और शिक्षा प्राप्त करनी है तो इसके माध्यम से वो कर सकते हैं दूरस्थ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, इग्नू आदि के माध्यम से। जैसे आपने जिक्र किया कि ऑनर्स की डिग्री हम ले सकते हैं या फिर हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी जो है एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे दाखिले के लिए क्या किसी तरह का हमें एग्ज़ाम क्लियर करना होता है या फिर किस तरह की चयन प्रक्रिया रहती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए आज की डेट में अगर बात करें तो इसमें अगर आपने किसी भी जैसे डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना है तो इसके लिए जो है ना एंट्रेंस टेस्ट रखे गए हैं जी। सरकार की ओर से जो है ना इसमें जो आपके यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जो है ना एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जी। या मेरिट बेस पे जैसे आपने आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी करनी है तो उसके लिए जो है ना विषयवार जो है ना आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी एक थोड़ा क्राइटेरिया रहता है कि इसमें आपने ऑनर्स में बीए ऑनर्स में 55% मार्क्स जो है ना वो लाने होते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया तभी आप उस एंट्रेंस को दे सकते हैं और इस एंट्रेंस के माध्यम से जो है ना आप पीजी में दाखिला पा सकते हैं जी। निकाराम जी, अब आना चाहेंगे अवसरों की और जहाँ पर हम बात करते हैं युवाओं के सुनहरे भविष्य की, तो किस तरह के अवसर इतिहास विषय को पढ़कर युवाओं के सामने रहते हैं? देखिए मैम, अवसर की बात करें तो इतिहास में बहुत सारे अवसर विद्यार्थियों को जो है ना प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि इतिहास अपने आप में एक बहुत गूढ़ विषय है जी। आप जितना इसमें खोज करेंगे या जितना भी इसको खंगालेंगे उतनी डीप नॉलेज इससे प्राप्त होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि एक ज्ञान का बहुत बड़ा समुंदर है, तो इसमें बहुत सारे अवसर विद्यार्थियों के लिए प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे शिक्षण की बात करूँ क्योंकि मैं खुद भी शिक्षा से जुड़ा हूँ तो मैं सबसे पहले शिक्षा में अवसर की बात करूँगा। तो अगर विद्यार्थी हिस्ट्री में चाहे तो शिक्षण कार्य से जुड़ सकते हैं, शिक्षण कार्य में अपने अवसर खो सकते हैं। जैसे कि प्रवक्ता स्कूलों में लेक्चर की जो है ना
वो पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। जी। और इसके अतिरिक्त जो है ना विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में वो प्रवक्ता या जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी बन सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इतिहास विषय के और सोर्सेज की बात करें और अवसर की बात करें तो इसमें जो है ना बहुत सारे और भी सोर्सेज है शिक्षण के अतिरिक्त, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जी। और म्यूजियम में क्यूरेटर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं तो जैसे हम दिल्ली गए तो वहाँ पे हमें राष्ट्रपति भवन का दौरा करने का मौका मिला, तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छे गाइड मिले थे। तो उन्होंने जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें थी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच एक्सप्लेनेशन की, तो ये भी एक स्कोप हो सकता है। और इसके पश्चात लेखन कार्य भी, लेखक भी बन सकते हैं। और इसके पश्चात बहुत सारे और भी इसमें स्कोप हो सकते हैं जिनको जो है ना आप एक रोज़गार के तौर पर अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी आप इसमें एक अवसर, रोज़गार के अवसर खो सकते हैं। जैसे आप एक कोई किताब लिखते हैं जी, लेखन कार्य करते हैं, ठीक है, तो एक पर्सनल लेवल पे जो है ना आप उसको एक रोज़गार के रूप में ले सकते हैं। इसके पश्चात लाइब्रेरियन है जी, और भी बहुत सारे जो है ना, जैसे आप शिक्षण, प्राइवेट शिक्षा भी दे सकते हैं, प्राइवेट शिक्षण करवा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे अवसर है जिनके माध्यम से जो है ना शिक्षा, एक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री विषय में जो है ना आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। जी। निखिल राम जी, जैसा से आपने जिक्र किया कि आप खुद भी इसी कंपटीशन के दौर से बाहर आए हैं और अपनी मंजिल को आपने पाया है, तो आप एक खुद भी प्रवक्ता हैं, तो अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। अनुभव के आधार पर किस तरह से आपने तैयारी की और किस तरह के जज्बे की इसमें ज़रूरत रहती है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात अगर मैं अपने थोड़ा सा अनुभव साझा करूं तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सिरमौर गांव से ही हुई है। और उसके पश्चात मुझे कॉलेज में जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वो मैंने अपनी बीए की डिग्री कोर्सेरा कॉलेज से, चौड़ा मैदान में है। इसके पश्चात बीएड मैंने लॉरेटो बरहाड़ी से और एमए यूनिवर्सिटी से किया है। उसके पश्चात मैं 1 जनवरी 2015 से निरंतर स्टेट लाइब्रेरी में जो है ना तैयारी के लिए जो है ना मैंने स्टेट लाइब्रेरी को अपनाया। और इसके पश्चात मैंने जो है ना कंटिन्यू इतिहास को एक ऑप्ट किया रोज़गार के लिए, क्योंकि जो चीज़ें इतिहास में हम देखते हैं, सीखते हैं, वो चीज़ें शायद दूसरे विषय में हमें सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये हमें जो है ना प्रारंभिक संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता है जी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अनुभव हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक अच्छा भविष्य, अच्छा जो प्रेजेंट तभी जी सकते हैं जब हम लोग जो ना अपने आपका जो पास्ट है उसको साथ लेके चले। बिल्कुल। तो तैयारी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम तैयारी मैंने शिमला में ही स्टेट लाइब्रेरी में की है जी। यानी कि आप धीरे धीरे आपने गहन जो है शिक्षा इसमें प्राप्त की और तत्परता से आप लगे रहे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं लाइब्रेरी में आप पढ़ते रहे। तो ऐसे में जो युवा हमें इस समय देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, अगर संदेश की बात करूँ तो मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो युवाओं का जो पासवर्ड है वो हार्ड वर्क है, और हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है। हमें निरंतर हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे 2 शब्द अगर मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं विद्यार्थी को यही संदेश दूंगा कि आप हौसला बनाए रखें, पैशंस रखें, और अपने जो करियर में है, जो अपना अच्छा करियर बनाने के लिए निरंतर अच्छी मेहनत करने के साथ साथ आगे बढ़े जी। और इतिहास विषय को किस तरह से ले, किस तरह से इसे रोचक बना सकते हैं, उसके बारे में लास्ट में अंतिम पंक्तियाँ आपकी क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मैम, इतिहास को रोचक बनाने के लिए जो है ना सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी रुचि पैदा करनी, अपने अंदर इतिहास के लिए रुचि पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास एक जैसे भ्रांतियाँ भी हैं कि भी बहुत ऐसे टफ सब्जेक्ट है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप इसको रुचिकर रूप में लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ना आप इसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी
और भी छोटे से लेकर बड़े तक अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ना सबके लिए बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। जैसा मैं अगर बात करूं तो पीजी जैसे पीडी प्रतियोगिता दर्पण की बात करूं तो तैयारी के दौरान जब भी मैंने उस चीज़ को स्टडी किया तो उसमें IAS HS के जो इंटरव्यू आते थे उन्होंने जो है ना 5 सब्जेक्ट में MA करने के बाद भी उसके इतिहास बाद इतिहास को चुना। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो नॉलेज है विदाउट हिस्ट्री मैं मानता हूँ कि कोई भी टेस्ट जो है ना पॉसिबल नहीं है। जी निकर राम जी, आप कार्यक्रम में आए और इतिहास विषय के बारे में बहुत सारी आपने गहन जानकारी दी, तरीका बताया जो विद्यार्थी या जो युवा हमें देख रहे हैं उन्हें किस तरह से इतिहास विषय को रोचक तरीके से हम पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम मंजिल में बस इतना ही और आशा करते हैं इसी तरह से रोचक तरीके से आप भी अध्ययन कार्यों से जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।